सोचिए अगर बिना गोली चले, बिना सेना भेजे किसी देश की बिजली बंद हो जाए, हॉस्पिटल्स के सिस्टम ठप हो जाए या फिर स्टॉक मार्केट अचानक से रुक जाए, तो क्या वो युद्ध नहीं होगा? यही है आधुनिक युद्ध का नया चेहरा, साइबर वॉरफेयर। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक विस्तार पूर्वक विश्लेषण इंडिया के साइबर सुरक्षा लैंडस्केप का, बिल्कुल यूपीएससी के जीएस3 पेपर के सिलेबस के अनुसार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर स्लाइड में छुपा है एक उदाहरण, एक कीवर्ड और एक अप्रोच जो आपकी मेंस आंसर राइटिंग को बूस्ट करेगा। साथ ही साथ आगे हम ये भी जानेंगे कि कैसे एक प्यार भरा ईमेल भी बन सकता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा। तो बने रहिए अंत तक। देखो, शुरू करते हैं और सबसे पहले ये बात जानते हैं कि अगर हम परंपरागत युद्ध की बात करें, यानी कि कन्वेंशनल वॉरफेयर, तो इतिहास में युद्ध 4 डोमेन्स में लड़ा गया है। लैंड डोमेन यानी कि जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई, सी डोमेन यानी कि पानी में लड़ी जाने वाली लड़ाई, एयर डोमेन यानी कि फाइटर जेट्स वगैरह से जो लड़ाई लड़ी जाती है ऐसी लड़ाई, और चौथा डोमेन बाद में इंक्लूड हुआ स्पेस डोमेन ऑफ वॉरफेयर, यानी कि मिलिट्री सैटेलाइट्स का यूज करके की जाने वाली लड़ाई। पर अभी रिसेंटली हमने एक फेनोमेनन ये भी देखा है कि एक पांचवा डोमेन ऑफ वॉरफेयर भी ऐड हुआ है। अब इन चारों जो कन्वेंशनल डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर हैं, इनका लक्ष्य होता है दुश्मन की फिजिकल और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से डैमेज कर देना। पर आज की दुनिया बदल चुकी है और एक पांचवा डोमेन उभर चुका है, जो ना दिखता है, जिसे ना हम छू सकते हैं, पर उसमें पूरे राष्ट्र की रीढ़ हिला देने वाली ताकत होती है। इस पांचवें डोमेन ऑफ वॉरफेयर को हम कहते हैं साइबर स्पेस, यानी कि साइबर डोमेन ऑफ वॉरफेयर। अब ये एक इनविजिबल बैटल फील्ड है। इसमें ना तो सेना मार्च करती है, ना फाइटर जेट्स उड़ते हैं, पर एक कीबोर्ड के एक क्लिक से पूरे देश की बैंकिंग सिस्टम, रेलवे सिग्नलिंग, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, ऐसी कई सारी आईटी रिलेटेड सर्विसेज को ठप कर देने की क्षमता इसमें होती है। तो सबसे पहले एक बार बेसिक जान लेते हैं कि साइबर स्पेस होता क्या। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह पता होगा। देखो, पूरे दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, इवन जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं या फिर सिविलियन सैटेलाइट, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इन सारी चीजों को कनेक्ट करने वाला जो एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज खुद में, यानी कि कंप्यूटर, सैटेलाइट्स, प्रोसेसर्स, ये सारी चीजें, इन सभी को कंबाइन करके जो एक इन्वायरमेंट, एक स्पेस बनता है, उसे हम कहते हैं साइबर स्पेस। अब इसी स्पेस पर अगर खतरा हमारे लिए मंडराने लगे, तो सोचो कि आपके कंप्यूटर आपका आप यूज नहीं कर पा रहे हो, आपकी सैटेलाइट ठप हो गई, आप मौसम की जानकारी नहीं मिल पा रही, आपको एनिमी के मूवमेंट की जानकारी नहीं मिल पा रही, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन के उभर सकती है। इसलिए साइबर स्पेस की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलरली न्यूज फॉलो करते हो तो आपको याद होगा कि 2007 में इस्तोनिया पे रशियन हैकर्स, ऐसा कहा गया था कि रशिया बैक्ड हैकर्स ने इतना बड़ा हमला किया कि पूरे देश की बैंकिंग सिस्टम और मीडिया सिस्टम ये 10 दिन के आसपास तक पूरी तरह से ठप हो गई। तो इस तरह के हमलों से निपटने के लिए, कहीं हमारे देश में भी ना हो जाए, हमारे सिस्टम्स भी ना ठप हो जाएं, इससे निपटने के लिए साइबर स्पेस को सुरक्षित करना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की। तो अब सवाल आता है कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर समझने की कोशिश करें, तो सभी डिजिटल सिस्टम्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस, थेफ्ट, डैमेज या डिसरप्शन से बचाना, यही है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स आर इंटेंडेड टू सेफगार्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स, रिलेटेड हार्डवेयर एंड डिवाइस सॉफ्टवेयर। प्रोटेक्शन सिर्फ इन कंप्यूटर्स को नहीं बचाना है, इसके अंदर जो हमारा डेटा है, कंप्यूटर में जो हमने सॉफ्टवेयर रख रखा है, इन सबको भी बचाना है। तो अल्टीमेट गोल इज टू डिफेंड अगेंस्ट ऑल थ्रेट्स। तो अभी मैंने 4 पॉइंट्स क्या बताए साइबर सिक्योरिटी में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमें हमारे डिवाइसेस को बचाना है, डेटा थेफ्ट होने से बचाना है, कि डिवाइस में जो डेटा है वो कहीं चुरा ना लिया जाए, उस डेटा को डैमेज ना हो जाए, डेटा डैमेज से बचाना है, और डिसरप्शन से बचाना है। ये सारी चीज इस स्लाइड में आपके लिए मैंने लिख रखी है। यहाँ पे देखो, दीज मेजर्स आर इंटेंडेड टू सेफगार्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स, रिलेटेड हार्डवेयर एंड डिवाइस सॉफ्टवेयर। हमारा जो कंप्यूटर है, सिर्फ उसकी रक्षा नहीं करनी है, उसको सेफगार्ड नहीं करना, कंप्यूटर जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसकी भी सुरक्षा हमें ध्यान देना है। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर लगे हैं उनको भी सेफगार्ड करना है, साथ ही साथ डिवाइस में जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं इनको भी सेफगार्ड करना है। इसके साथ साथ इन डिवाइसेस के अंदर जो डेटा है, उस डेटा को भी हमें सेफगार्ड करना है। इन सबको एक साथ अगर हम देखें, तो ये सभी कंबाइन होते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत, जहां हम इन सबको सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम में अगर ये पॉइंट आए
तो आप अनऑथराइज एक्सेस, डेटा थेफ्ट, डेटा डैमेज, डेटा डिसरप्शन, साथ ही साथ नेटवर्क्स भी लिखना कि हमें नेटवर्क को भी बचाना है। जैसे घर की सुरक्षा के लिए ताला लगाते हैं, उसी तरह डिजिटल सिस्टम्स के लिए भी प्रोटेक्शन लेयर्स बनाना पड़ता है। यही काम है साइबर सिक्योरिटी का। यह पर्सनल लेवल पर भी जरूरी है, जैसे यूपीआई फ्रॉड से बचाव, और नेशनल लेवल पर भी। तो आइए जानते हैं कि भारत में सबसे पहले इसकी जरूरत कब जान पड़ी, कब महसूस हुई। तो भारत ने सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी को सीरियसली कारगिल वॉर 1999 के बाद लेना शुरू किया। कारगिल वॉर के आसपास और उसके इमीडिएट बाद में भारत में साइबर अटैक्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो कारगिल रिव्यू कमेटी जो है, उसने साइबर सिक्योरिटी को काफी सीरियसली लिए जाने के बारे में रिकमेंड किया। और आप देखोगे कि कारगिल युद्ध के बाद 1999 के बाद 2000 में आईटी एक्ट आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसके बाद समय बढ़ता गया और भारत ने सर्ट की स्थापना की, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, 2004 में। 2013 में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आई। इन सब नाम से सुन के अभी घबराना नहीं है, इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे जब हम सीखेंगे कि भारत ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं साइबर सिक्योरिटी को और भी मजबूत बनाने के लिए। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज हम जान लेते हैं कि एक प्यार भरा मेल किस तरह से पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। तो 2000 में सन 2000 में 2000 में एक आई लव यू अटैक बोल के एक मैलवेयर अटैक, एक वायरस अटैक पूरे देश में किया गया। अब ये जो आई लव यू है, ये एक ईमेल वायरस था जिसका सब्जेक्ट होता था आई लव यू। अब आपको कोई लिख के भेज दे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मुझे तुमसे प्यार है, तो आप उत्सुकता बस उस मेल को खोल के देखोगे और इसके मेल के नीचे में एक इस नाम से एक अटैचमेंट रहता था, लव लेटर फॉर यू .txt.vbs. ध्यान रखना, लव लेटर फॉर यू .txt. अब लोग इसे खोलते थे, भाई अब कोई आपको दिखेगा कि मेरे को किसी ने लव लेटर लिखा है, अब सोचो कि आप उसे खोले बिना रह पाओगे क्या। तो इसी उत्सुकता का फायदा उठाया था इस वायरस को प्रोपेगेट करने वाले ग्रुप ने, और हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने इस पर क्लिक किया और उनका डेटा पूरी तरह से डैमेज हो गया, करप्ट हो गया, डेटा डिलीट हो गया, और दुनिया भर में तकरीबन एक अंदाजे के हिसाब से 10 बिलियन से भी ज्यादा, $10 बिलियन से भी ज्यादा का डैमेज हुआ था। तो 2000 कारगिल युद्ध के जस्ट बाद 2000 में ये जो अटैक हुआ, ये भी इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल था। तो कारगिल के बाद भारत ने ये समझ लिया था कि अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ा जाएगा, वो स्क्रीन और सर्वर्स पर भी लड़ा जाएगा। इसलिए साइबर सिक्योरिटी को बहुत ही सीरियसली लेना इंडिया ने पहली बार शुरू किया था कारगिल युद्ध के बाद। इस बात को ध्यान रखना, अपने आंसर में अगर कहीं स्पेस हो, आपको लगे कि ये अप्रोप्रिएट है, इस चीज को आप डालोगे तो एक वैल्यू एडिशन पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट? आई लव यू वायरस नहीं। इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी को कब सीरियसली लेना शुरू किया? वो किया था कारगिल लड़ाई के बाद। ये जो स्लाइड है, ये मैंने आपके लिए नीति आयोग की वेबसाइट से ली है, इसके लिए लिंक यहाँ पे मैंने डाल दिया जहां से ये उठाया है। ये आपको साफ साफ बताती है कि आज की दुनिया में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर है, इसका पेनिट्रेशन कितना ज्यादा हो गया है। माइक्रो प्रोसेसर चिप जो होती है, इसकी स्पीड तकरीबन 12 से 18 महीने में डबल हो जा रही है, स्टोरेज डेंसिटी 12 महीने में डबल हो रही है, बैंडविड्थ 12 महीने में डबल हो रहा है, और दाम लगातार गिरते जा रहे हैं। इस कारणवश जो 1980 के आसपास दुनिया में इंटरकनेक्टेडनेस, आईटी इंटरकनेक्टेडनेस कुछ इस तरह था कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी थी, एक देश के अंदर कनेक्टेड है और बाहर किसी एक या दो लिंक से कनेक्टेड है। वो आज की तारीख में एक पूरा जाल बन गया है जिसे हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट इस जाल को सेफगार्ड करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। पर इस जाल को, इस आईटी इंटरकनेक्टेड वेब को अगर हमें सेफगार्ड करना है तो हमें यह जानना सबसे जरूरी है कि सेफगार्ड आखिर किसके खिलाफ करना है। तो अब जानेंगे अलग अलग प्रकार के साइबर अटैक और कैसे ये आज की दुनिया में एक वेपन बन चुके हैं। अब अगर साइबर अटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैलवेयर अटैक्स की। मैलवेयर होते क्या है? देखो, आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर, अगर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी नीयत खराब है, जिसे हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो अंदर चला जाए तो आपके सिस्टम के डेटा को करप्ट कर सकता है, डेटा चुरा सकता है, डेटा को डिलीट कर सकता है, डेटा को लॉक कर सकता है कि आप ही उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। इस तरह के अटैक्स को हम मैलवेयर अटैक्स कहते हैं। अब ये मैलवेयर अटैक कई तरीके से किया जा सकता है। वायरस के थ्रू किया जा सकता है, वर्म्स के थ्रू किया जा सकता है, रैंसमवेयर के थ्रू, स्पाईवेयर के थ्रू किया जा सकता है। तो हमें इसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मोटे तौर पे मैं आपको वायरस और वर्म, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये बता देता हूं। वायरस जो है किसी सिस्टम को अगर इन्फेक्ट करता है और अगर हम उस वायरस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते हैं तो जहां है उसे ही, उस सिस्टम में जहां पर वो वायरस है उसे ही इन्फेक्ट करेगा,
बाकी चीजों को वो इन्फेक्ट खुद से नहीं कर पाएगा अनलेस यू स्पेसिफिकली इंटरेक्ट विद दैट वायरस। ऑन द अदर हैंड, अगर वर्म ने किसी सिस्टम को एक बार इन्फेक्ट कर दिया है तो ये इस सिस्टम में खुद ही प्रोपोगेट होके पूरे सिस्टम को धीरे धीरे ये इन्फेक्ट कर देगा। वायरस और वर्म के बीच का ये डिफरेंस इस स्लाइड में मैंने आपके लिए यहां पर साफ साफ लिख लिया है। देखो, वायरस मस्ट बी ट्रिगर्ड बाय देयर होस्ट इंटरैक्शन विद इन्फेक्टेड फाइल। जिस फाइल को वायरस ने इन्फेक्ट किया है उसके साथ अगर हम इंटरैक्ट करेंगे, उसे यूज करेंगे, तभी ये प्रोपेगेट होगा। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट, worms are standalone malicious program that can self replicate and propagate independently। ये खुद ही प्रोपेगेट होता है और एक बार अगर ये किसी सिस्टम में चला गया तो पूरे सिस्टम को तबाह करने में ये इंडिपेंडेंटली कैपेबल रहता है। अब तबाह करने से मेरा मतलब है सिस्टम के डेटा को करप्ट कर देगा, डेटा को चुरा सकता है, इस तरह की चीजों से। अगला जो मैलवेयर अटैक, टाइप ऑफ मैलवेयर अटैक है, वो रैंसमवेयर। रैंसमवेयर जैसे नाम से ही लग रहा है कि रैंसम फिरौती मांगता है। आपके सिस्टम में अगर रैंसमवेयर नाम का मैलवेयर आ गया है तो आपके ही डेटा को ये पूरी तरह से लॉक कर देगा। कुछ इस तरह समझो कि आप घर से बाहर निकले हुए हो, कहीं घूमने गए हो और आपके घर पे किसी और ने एक बड़ा सा ताला लगा दिया और उसकी चाबी आपको बोल रहा है कि मेरे को 2 करोड़ रुपए दो तभी तुम्हें चाबी मिलेगी। ठीक यही काम है रैंसमवेयर का। आपके कंप्यूटर में ऐसा मैलवेयर छोड़ दिया जाएगा जो आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से लॉक कर देगा। एक भी डेटा, एक भी फाइल आप उसकी एक्सेस नहीं कर पाओगे। और आपको उस इंक्रिप्शन को तोड़ने के लिए, उसको बाईपास करके अपने फाइल्स को एक्सेस करने के लिए वो जो की है वो तभी बताएगा जब आप उसे मोटी रकम दोगे। इसलिए इसका नाम पड़ा है रैंसमवेयर, फिरौती मांगने के लिए सिस्टम को लॉक कर देना। और स्पाईवेयर, नाम से ही साफ साफ पता चलता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, किसी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में मैलवेयर डाल के पेनिट्रेट करके हम वहां मौजूद डेटा को धीरे धीरे गुप्तचरी तरीके से चुराते रहे। स्पाईवेयर, स्पाई मतलब गुप्तचर होता है। तो जो गुप्तचर कन्वेंशनल सेंस में किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में पेनिट्रेट करके वहां काम करके डेटा चुराते हैं, ठीक उसी तरह अगर मैलवेयर को हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में छोड़ दें तो वहां पे डेटा वो चुराता रहेगा और जिसने उसे छोड़ा है उस तक वो पहुंचाता रहेगा। ये हुआ मैलवेयर अटैक, पहला टाइप ऑफ साइबर अटैक। दूसरा होता है फिशिंग अटैक। अब ये फिशिंग अटैक क्या होता है? मान लो आपका बॉस आपको रेगुलरली ईमेल करता रहता है। उसके लिखने का तरीका एक फिक्स तरीका है। हर किसी के लिखने का एक अंदाज होता है। आपके बॉस का भी एक फिक्स अंदाज होगा, फिक्स्ड राइटिंग स्टाइल होगा, शैली होगी। ठीक हूबहू उसी शैली में अब अगर आपके बॉस के ईमेल आईडी से मिलता जुलता एकदम ऐसी ईमेल आईडी रहेगी जिसे आप एक नजर में देखकर पता नहीं लगा पाओगे कि कुछ डिफरेंट है, उससे मिलती जुलती ईमेल आईडी से उसी हूबहू शैली में आपसे कुछ डेटा मांग ले कोई थर्ड पार्टी जिसका इंटेंशन करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, वो आपसे डेटा चुराना चाहता है। आपने उसको रिप्लाई कर दिया और डेटा दे दिया और वो लेके वहां से 9-11 हो गया, रफू चक्कर हो गया और आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा था वो लेके निकल गया। इस तरह की जो अटैक्स होती है इसे हम लोग फिशिंग अटैक्स बोलते हैं, जहां पे यूजर को ट्रिक किया जाता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए। यहाँ पे यूजर कैसे ट्रिक हुआ? उसे लगा कि मेरे बॉस ने इंफॉर्मेशन मांगी है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, पर वो मेरा बॉस एक्चुअली में था ही नहीं। तो फिशिंग अटैक भी कई तरीके के होते हैं। ये तो हमने देख लिया वायरस और वर्म्स का डिफरेंस। अब एक बार फिशिंग अटैक्स के टाइप्स देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला होता है विशिंग। इसमें जो अटैकर होता है वो फोन कॉल करेगा आपको और आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा। आपको बोलेगा कि आपका अकाउंट जो है, मान लो आपका बैंक अकाउंट है, उसमें केवाईसी दोबारा से करना, नो योर कस्टमर के जो डॉक्यूमेंट्स है दोबारा से करने हैं। इसके लिए आपसे कुछ वो 10-20 तरह की चीजें पूछेगा, फिर बोलेगा कि आपका मान लो आधार मेरे को दोबारा ऑथेंटिकेट करना है, इसके लिए मैंने आपको एक ओटीपी भेजा है। आप सोचोगे कि वो सही में बैंक से कॉल कर रहा है, ओटीपी बताओगे और आपके खाते से पैसे गायब, या फिर कहीं क्रिटिकल जगह पे वो आपका फोन नंबर बदल देगा और उसके बाद आप खुद ही लॉकआउट हो जाएगा उस जगह से। दूसरा होता है स्मिशिंग। तो ये जो विशिंग में जो काम यहाँ पे कॉल करके किया जाता है, यही काम स्मिशिंग में यहाँ पर एसएमएस बोल के किया जाएगा, एसएमएस भेजकर किया जाता है। एसएमएस ऐसा लगेगा आपको कि किसी ट्रस्टेड सोर्स से आया है, किसी बैंक से आया है या फिर किसी दूसरे ट्रस्टेड सोर्स से आया है, और उसमें कुछ ऐसे मैलिशियस लिंक रहेंगे जहां पे जैसे ही आप अपना पर्सनल डेटा डालोगे, वो डेटा जो सॉफ्ट मैलिशियस लिंक भेजने वाला है उसके पास चला जाएगा और फिर वो वहां से गायब हो जाएगा। उसके बाद वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे जो मिलना था वो मिल गया है। बल्क फिशिंग होता है तीसरा टाइप का फिशिंग। इसमें अंधाधुंध बहुत बड़े स्केल पर कई सारे लोगों को मेल किए जाते हैं। उसमें से जो 2-4 लोग फंसे, उन्होंने अपना पर्सनल डेटा दे दिया
और बल्क फिशिंग करने वाले का काम निकल गया। और चौथे टाइप का जो फिशिंग अटैक होता है वो होता है व्हेलिंग। व्हेल मतलब बड़ी मछली। अब बड़ी मछली कौन होती है? किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा एग्जीक्यूटिव जिसके पास सेंसिटिव डेटा रहने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इस तरह के बिग वेल्स को, बिग फिश को टारगेट करके स्कैमर्स उनको मैलिशियस लिंक भेजते हैं, उनको फोन करने की कोशिश करते हैं, उनको स्मिशिंग के थ्रू फंसाने की कोशिश करते हैं। और इन हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जिनके पास क्रिटिकल डेटा होने के चांसेस ज्यादा हैं, उन पर जब ये अटैक होता है तो इसे हम वेलिंग कहते हैं। इतना हमारे लिए GS3 में, इतना अगर आपने समझ लिया बहुत है, इससे ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरा तरह का साइबर अटैक क्या होता है। वो होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस अटैक। डॉस अटैक क्या है? अब सबसे पहले ये चीज समझ लो कि अगर हम कोई भी IT सिस्टम बनाते हैं, वो एक लेवल तक ही लोड उठा सकता है, लोड सस्टेन कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी UPSC की साइट। आपने देखा होगा कि जैसे ही रिजल्ट आती है, साइट ठप पड़ जाती है। आप उसको खोलते रहोगे, वो साइट खुलेगी नहीं, कभी खुलेगी तो बहुत धीमी खुलेगी, आपके फाइल्स नहीं डाउनलोड होंगे, आप रिजल्ट देख नहीं पाओगे। ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है जैसे ही रिजल्ट आता है, एक साथ लाखों बच्चे उस साइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। उस साइट की क्षमता उतना हैंडल करने की है नहीं, वो बेचारा ठप होकर बैठ जाता है। यूपीएससी के केस में, यूपीएससी की वेबसाइट के केस में इस तरह का काम बच्चे जानबूझकर नहीं करते। वो तो एक्साइटेड रहते हैं, मुझे रिजल्ट देखना है, लेकिन इस तरह का काम जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत भी तो किया जा सकता है। अगर किसी क्रिटिकल वेबसाइट को मैं चाहता हूं कि ये काम ना करे, तो मैं उस पर इतने रिक्वेस्ट भेजूंगा, लाखों करोड़ों लोग एक साथ रिक्वेस्ट भेजेंगे और उसका सर्वर जवाब दे जाएगा, वो ठप हो जाएगा, वो वेबसाइट खुलेगी ही नहीं। इसे ही कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। हाउ आर वी डिनाइंग सर्विस? वी आर ओवरवेलमिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, we are overwhelming the infrastructure so that it stops responding। वो पूरी तरह से ठप हो जाता है, इसलिए डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इसका नाम रखा गया है। चौथे टाइप का जो अटैक है वो है हैक्टिविज्म एंड वेबसाइट डिफेसमेंट। अब यहाँ पे मोटिव, इस तरह के अटैक में मोटिव मेजरली जो रहता है वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट, एक मैसेज देना रहता है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं करते। आपने मान लो कि हमारी किसी कंट्री की, मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक कर ली और उस पे उस देश के खिलाफ 2-4 नारे लिख दिए। वो वेबसाइट पे जो कंटेंट रहना चाहिए था उसे हटा दिया, उस पे कुछ अपना एक नारा लिख दिया। इस तरह की एक्टिविटी को हम एक्टिविज्म और वेबसाइट डिफेसमेंट कहते हैं। इसका मेन मोटिव जो होता है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट देना होता है। तो ये जो भी मैंने आपको बताया है वो स्लाइड में लिखा हुआ है। अब जब मैं एक स्लाइड के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद स्लाइड पॉज करके उस पर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसे जरूर पढ़ लेना, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आंसर राइटिंग में भी आपको बहुत मदद करेगा। अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा ये टाइप्स ऑफ साइबर अटैक है, किस किस तरह से हम साइबर हमले कर सकते हैं। लेकिन इन सभी हमलों का मोटिव सेम हो ये जरूरी नहीं है। तो बेस्ड अपॉन मोटिव्स इन हमलों को हम 4 मेजर तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम में अभी अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि डिपेंडिंग अपॉन द मोटिव ऑफ दीज अटैक्स, साइबर थ्रेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप्स। पहला है साइबर स्पाइनेज, दूसरा है साइबर क्राइम, तीसरा है साइबर टेररिज्म और चौथा है साइबर वॉरफेयर। इसमें से ये साइबर स्पाइनेज और साइबर क्राइम को मैंने डिटेल में आगे की स्लाइड्स में समझाया है। साइबर टेररिज्म और साइबर वॉरफेयर को यहीं पर मैं आपके लिए समझा देता हूँ। साइबर टेररिज्म की अगर हम बात करें, देखो टेररिज्म का हमारा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। ये टेररिज्म से रिलेटेड सारी चीजें हमने डिटेल में अपने पिछले वीडियोस में सीख ली है। तो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी GS3 का पूरा प्लेलिस्ट अभी लाइव है, उसमें टेररिज्म का टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर देखिए। तो टेररिज्म के जो भी गोल्स होते हैं वो सारे गोल्स अचीव करने के लिए अगर हम साइबर अटैक करने की कोशिश करें तो वो साइबर टेररिज्म कहलाता है। अब टेररिज्म का क्या गोल होता है? कोई उसका पॉलिटिकल मोटिव होता है, कोई उसका रिलीजियस एजेंडा होता है। हमने कन्वेंशनल जो टेररिज्म देखा था उसमें देखा था कि लोगों की जान ली जाती है, सिविलियंस की, स्पेशली नॉन कॉम्बेटेंट्स की जान ली जाती है। सिंबॉलिकली किसी ऐसे जगह पे हमला किया जाता है जिससे पूरे देश में डर का माहौल पैदा हो जाए। जैसे कि पार्लियामेंट का हमला याद करो आप, हमने अपने क्लास में पढ़ा था, पार्लियामेंट पे हमला किया जाता है। ठीक उसी तरह साइबर टेररिज्म में साइबर टैक्टिक्स का यूज करके पब्लिक में डर पैदा करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया। मान लो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स पे एक बार हमला हुआ और उसके सारे रिकॉर्ड्स ठप पड़ गए, वो एक्सेस ही नहीं हो पा रहे थे।
अगर इतने बड़े हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन पे हमला होगा, इससे डर का माहौल पैदा होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो इस तरह की एक्टिविटी कही जाएगी साइबर टेररिज्म। चौथी एक्टिविटी जो होती है वो है साइबर वॉरफेयर। इसके बारे में हमने शुरुआत में ही बात कर ली कि साइबर स्पेस किस तरह से फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर माना गया है। लड़ाई में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं, सोल्जर्स को मारते हैं, उनके फाइटर जेट्स गिराते हैं, मिसाइल्स डैमेज करते हैं, लॉन्च पैड्स डैमेज करने की कोशिश करते हैं। साइबर वॉरफेयर में स्पेशली क्या किया जाता है, देखो आज के समय में ये सारी चीजें, चाहे वो मिसाइल हो, फाइटर जेट्स हो, या फिर सबमरीन्स हो, शिप्स हो, ये सभी कहीं ना कहीं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। अगर इस तरह के कनेक्शन को, इस तरह के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम डैमेज कर दें तो ये साइबर वॉरफेयर माना जाएगा। इसके परपेट्रेटर्स कौन होते हैं? मेनली ये काम किया जाता है किसी नेशन स्टेट द्वारा, जबकि ऑन द अदर हैंड साइबर टेररिज्म इज परपेट्रेटेड बाय टेररिस्ट ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। इनका मोटिव क्या होता है? कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू एडवर्सरीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री सिस्टम्स और इकोनॉमी ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये हमने बात कर ली साइबर टेररिज्म और साइबर वॉरफेयर की। पहला जो दोनों टाइप है साइबर थ्रेट का, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो साइबर स्पाइनेस क्या होता है? साइबर वॉरफेयर तो सीधी सीधी हमने लड़ाई छेड़ दी किसी देश के साथ। साइबर स्पाइनेस में हम लोग लड़ाई नहीं छेड़ते हैं, सेंसिटिव जो इन्फो होता है गवर्नमेंट का, जो वहां की बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, उसको चुराने की कोशिश करते हैं। और इसको चुराने के लिए एक तरीके के साइबर अटैक का यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। ये वर्ड याद रखना, अगर साइबर स्पाइनेस से रिलेटेड कोई भी चीज आए वहां ये एपीटी जरूर लिखना, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। एपीटी में कुछ इस तरह का मैलवेयर सिस्टम में इंजेस्ट कर दिया जाता है, वहां पे छोड़ दिया जाता है कि वो बिल्कुल अनडिटेक्टेड रहे, सालों तक महीनों तक करता रहे अपना काम, डेटा चुराता रहे, और जिसने उसे वहां पे इंजेस्ट किया है उसे वो डेटा वापस भेजता रहे। तो एक देश ने अपने दुश्मन देश के सिस्टम में, साइबर सिस्टम में एक मैलवेयर छोड़ दिया है जो वहां पे अनडिटेक्टेड महीनों सालों तक काम कर रहा है, वहां से डेटा चुरा के भेज रहा है। इस तरह की एक्टिविटी को हम साइबर स्पाइनेस कहते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होती है। देखो अब देश के सीक्रेट्स धीरे धीरे चुराए जा रहे हैं, तो इट्स मोर डेंजरस देन कन्वेंशनल वॉरफेयर। आपके देश का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसे लगातार, आपके देश की जो क्रिटिकल सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसे लगातार चुराया जा रहा है। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। और दूसरी चीज जो साइबर क्राइम, दूसरा टाइप ऑफ साइबर थ्रेट जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं अलग से बात करूंगा, तो ये अलग से बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज अगर हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जहां भी लोग परेशान है साइबर एक्टिविटी से, वो है साइबर क्राइम। आम लोगों के खिलाफ उनके पैसे को लूटने के लिए, उनके वेल्थ को लूटने के लिए, आइडेंटिटी फ्रॉड कमिट करने के लिए, इस तरह की चीजों को करने के लिए जो टैक्टिक्स यूज किया जाता है वो साइबर क्राइम होता है। ये यूज किया जाता है कॉमन क्रिमिनल्स द्वारा, और इट मैनिफेस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ फिनेंशियल फ्रॉड, जहां पे इनकी नजर रहती है आपके पैसे पे जो बैंक में पड़े हैं, अलग अलग जगहों पे पड़े हैं, किसी तरह आपसे ओटीपी ले लिया जाए, आपसे पासवर्ड चुरा लिया जाए और आपके पैसे निकाल लिए जाए। और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। सबसे बड़े खतरे के रूप में आजकल रिसेंटली जो आपने न्यूज में देखा होगा वो उभर कर आ रहा है डिजिटल अरेस्ट। आप आज मान लो घर पे बैठे हुए हैं, आपके किसी छोटे भाई के लिए आपको फोन आया, कोई बंदा फोन करता है, ऑडियो कॉल नहीं वीडियो कॉल करता है, पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के सामने एक इंसान बैठा हुआ है और वो आपको फोन कर रहा है कि भाई तुम्हारा छोटा भाई ड्रग की डील करता हुआ पकड़ा गया है, उसे हमने जेल में रखा है, इस थाने में बिठा के रखा है, यहां पर रखा है, अगर इसे छुड़ाना है तो मुझे पैसे दो। ऐसे मौके पर इंसान डर जाता है और डर के मारे वो पैसे ट्रांसफर कर देता है और फिर उसका काम हो जाता है। आपका भाई कहीं अरेस्ट वरेस्ट नहीं हुआ है, तो इससे पहले कि आप पैसे देने की तैयारी करो, सबसे पहले ये तो पता करो कि आपका भाई वहां वाकई में है भी या नहीं। तो कुछ भी करने से पहले जिसके बारे में वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में आपको पता करना है कि मेरे घर वाला, मेरे परिवार का वो व्यक्ति क्या वाकई में उसके कब्जे में है या वहां पकड़ा गया है। तो ये डिजिटल अरेस्ट इतना बड़ा खतरा बन गया है कि हमारे प्रधानमंत्री को ऑन कैमरा लाइव आकर पूरे देश को बताना पड़ा है कि ये जो डिजिटल अरेस्ट का स्कैम है इससे बचिए, ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। कई लोगों ने इसकी वजह से सुसाइड भी किया है। देखो एक ये न्यूज है हिंदुस्तान टाइम्स से मैंने उठाई है, डिजिटल अरेस्ट, एमपी टीचर पैनिक्स ओवर इलीगल पार्सल थ्रेट डाइज बाय सुसाइड। अब यहाँ पे इसे बोला गया कि भाई तुम्हारा एक पार्सल है, उस पार्सल में कुछ इलीगल कंटेंट है। ऐसे में लोग बोलते हैं कि मैं कस्टम्स में काम करता हूँ, आपको सामने से फोन आएगा
वो खुद को एक कस्टम्स का ऑफिसर की तरह प्रोजेक्ट करेगा और बोलेगा कि तुम्हारे नाम से एक पार्सल आया है, उसमें ड्रग्स पड़े हुए हैं, तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा, बचना है मेरे को 5,000, 10,000, 20,000, जो भी पैसे वो बोलेगा वो ट्रांसफर करो, नहीं तो हम अभी तुम्हें आकर उठा लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। इन सभी जो डिजिटल अरेस्ट का ये जो स्कैम चल रहा है, इस हाईली डेंजरस, लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। लोग पैनिक कर जा रहे हैं और घबरा कर कई लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। इसीलिए ये साइबर क्राइम का मुद्दा मैंने आपको स्पेशली अलग से बताया है। अब आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं कि साइबर स्पेस को डिफेंड करना इतना चैलेंजिंग क्यों है, क्यों हम लोग उसको एफिशिएंटली डिफेंड नहीं कर पाते। सबसे पहला जो मुद्दा है, इस पे आपको देखना होगा कि ये न्यूज मैंने इकोनॉमिक टाइम्स से उठाई है। यहाँ पे आप देखो कि इंडियाज इंटरनेट यूजर बेस टू सरपास 900 मिलियन बाई 2025। अब इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम और आपके लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए ये एक सहूलियत है, एक सुविधा है, एक नेसेसिटी है। हमारे डे टू डे जिंदगी को इसने आसान बनाया है। लेकिन ये 900 मिलियन लोग जो हैं, ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए 900 मिलियन अपॉर्चुनिटीज हैं। 900 मिलियन अपॉर्चुनिटीज वो देखते हैं कि जितने ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ेंगे, उतने ज्यादा टारगेट्स मेरे पास हैं, उतना ज्यादा पैसा मैं कमा सकता हूं। तो ये एक चैलेंज है। अभी इन चैलेंजेस को, चैलेंजेस ऑफ डिफेंडिंग साइबर स्पेस, इसको मैंने सिस्टमेटिकली आपके लिए यहां पर अरेंज कर दिया है इन सिक्स आइडेंटिफाइबल पॉइंट्स। अगर एग्जाम में ये आए कि साइबर स्पेस को भाई डिफेंड करना इतना डिफिकल्ट क्यों है, तो ये 6 पॉइंट्स आप वहां पर लिख सकते हो। पहला पॉइंट देखेंगे, इंटैंजिबल एंड डिफ्यूज्ड थ्रेट्स। अब देखो, अगर आप पे फिजिकली कोई क्रिमिनल हमला करता है, तो वहां पे 4 लोग आएंगे ना, किसी गाड़ी में चल के आएंगे, चढ़ के आएंगे, कोई हथियार लेके आएगा, आपको पकड़ के मारेगा, तो उसके फिंगरप्रिंट्स, उसका कुछ ट्रेस आपकी बॉडी पे छूटेगा। इस तरह की सिचुएशन में पुलिस को उसे पकड़ना आसान होता है, क्योंकि उसका चेहरा दिख सकता है सीसीटीवी कैमरा में, वो जो हथियार लेके आया है हाथापाई में, वो हथियार गिर सकता है, उसके पॉकेट से कोई और आइडेंटिटी रिलेटेड चीज गिर सकती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जब साइबर क्राइम होता है, यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत ही कम अमाउंट में रहती हैं। यहाँ भी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि साइबर क्रिमिनल्स कोई ट्रेस नहीं छोड़ता, लेकिन उस ट्रेस को आइडेंटिफाई करके, उसको ट्रैक करके उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए। यही कह रहा है पहला पॉइंट, इंटेंजिबल एंड डिफ्यूज थ्रेट्स, अटैकर्स आर हार्ड टू ट्रेस एंड अटैक्स आर चीप टू लॉन्च, कॉम्प्लिकेटिंग एन एडिक्वेट रिस्पॉन्स। साइबर अटैक लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए कि इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ऑन द अदर हैंड, आपको अगर मारने के लिए लोग आएंगे तो कम से कम 2-3 लोग आएंगे, उन सबको जो मरवाना चाह रहा है आपको पैसे देने पड़ेंगे, हथियार दिलवाने पड़ेंगे, छुपने का अड्डा उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन साइबर क्रिमिनल्स के केस में ये नहीं है। एक कंप्यूटर पकड़ाया, इंटरनेट पकड़ाया, वीपीएन दिया, साइबर अटैक चालू है। इसी से मिलता जुलता दूसरा हमारा चैलेंज है एट्रीब्यूशन चैलेंज। यहाँ पे अटैकर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अटैकर को आइडेंटिफाई करके उसे ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ये डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि साइबर स्पेस बॉर्डरलेस है। अनलाइक फिजिकल बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज, जहां पे मुझे पता चलता है कि भाई इस लाइन के इस तरफ कंट्री ए है, इधर कंट्री बी है, साइबर स्पेस में ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया के जो कंप्यूटर्स हैं, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उसका कोई बॉर्डर नहीं होता, सभी देश उसे शेयर कर रहे होते। तो अगर इसे शेयर करके मैं साइबर अटैक कमिट करता हूं कहीं पे, मान लो मैं साउथ अफ्रीका में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और यहाँ से मैं इंडिया में अटैक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन का भी इशू हो जाता है कि आपने अगर ट्रेस भी कर लिया कि वहां से अटैक आया है, तो आप क्या करोगे? आप डिफेंड कर सकते हो, पर उस अटैकर को मैं किस तरह से पकड़ के उसे पनिश करूंगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक और समस्या आती है इसी से निकलती हुई, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कि अगर यहाँ से अगर अटैक हुआ, इस कंट्री से अगर अटैक हुआ है इंडिया में, इंडिया के साथ अगर ये कंट्री कोऑपरेट करेगी तो वहां के साइबर क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे, अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो उन्हें पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये है हमारा चौथा चैलेंज, नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देखो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ध्यान देना। इंटैंजिबल एंड डिफ्यूज थ्रेट्स, इससे निकला कि एट्रीब्यूशन चैलेंज, भाई हम कैसे पता करेंगे कि वही अटैकर है? ये पता करना ही डिफिकल्ट है। एक चीज और इसे कॉम्प्लिकेट कर देती है कि साइबर स्पेस बॉर्डरलेस है। भाई दूसरी कंट्री में बैठ के कोई आपकी कंट्री पे हमला कर रहा है, आपने अगर उसका पता भी लगा लिया तो आप उसको कैसे पनिश करोगे? यहाँ पे मुद्दा आ जाता है इंटरनेशनल कॉपरेशन का, कि वो कंट्री जहां से अटैक इनिशिएट हुआ है, अगर वो आपके साथ कोऑपरेटिव है तो आप उस क्रिमिनल को पकड़ सकते हो, अगर नहीं है तो वो फिर से डिफिकल्ट हो जाएगा। पांचवा जो चैलेंज है वो है रैपिडली इवॉल्विंग थ्रेट्स। हमने सबसे पहले बात की थी आई लव यू वायरस की, जहां पे आई लव यू एक मेल लिखे कि भाई मुझे तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, और एक वायरस का फाइल भेज दिया गया।
लोगों ने उत्सुकतावश उसे खोल दिया और वायरस वहां पे प्रोपेगेट हो गया, आपकी फाइल डिलीट हो गई, फाइल करप्ट हो गई। दुनिया भर में $10 बिलियन से ज्यादा का डैमेज आई लव यू वायरस ने करवाया था। तो इस प्रेम जाल से तो हमें बचना है। लेकिन अब आज ये प्रेम जाल इसी रूप में नहीं रहा, अलग अलग तरीके से आपको ये फंसाने की कोशिश करता है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैलवेयर अटैक्स, मैलवेयर में भी कई तरह के अटैक हैं, वायरस है, वॉर्म्स है, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद एपीटी के बारे में बात की, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट के बारे में बात किया है, फिशिंग अटैक के बारे में बात किया, फिशिंग में भी स्मिशिंग, विशिंग, वेलिंग, इन सब के बारे में हमने बात की है। तो ये है हमारे रैपिडली इवॉल्विंग थ्रेट्स। अगर आप एक थ्रेट को न्यूट्रलाइज करते हो, दूसरे टाइप का साइबर अटैक चालू हो जाता है। और जब हम स्पेसिफिकली फिशिंग की बात करें तो वहां पे इन्वॉल्व होता है ह्यूमन एलिमेंट, यानी कि ट्रस्ट। फिशिंग में आप ध्यान दो कि मैंने आपको बॉस का एग्जांपल दिया था। आपके बॉस के राइटिंग स्टाइल से हूबहू मिलता हुआ, उनकी ईमेल आईडी से मिलते हुए ईमेल से अगर कोई डेटा आपसे मांगा जाए, आप एक ट्रस्ट बेसिस पे वो डेटा दे दोगे। और ये डेटा देते ही आपका डेटा तो गायब हो गया और जो क्रिमिनल है वो रफू चक्कर हो जाएगा आपका डेटा लेके। तो यहाँ पे होता है ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व, कि ह्यूमन का जो बेसिक नेचर है, बेसिक टेंडेंसी है, वो दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करने का। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ चैलेंज समझ लिया, जिसकी वजह से साइबर स्पेस को डिफेंड करना डिफिकल्ट है। अब आगे बहुत ही ब्रीफ में बात कर लेते हैं इंडिया में जो मेजर साइबर अटैक्स में है। ये आपके आंसर को और इनरिच करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जब भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, वहां पे अगर आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल देते हो ना, तो आपके आंसर को बहुत ज्यादा इनरिच करेगा। 2020 में अगर आपको याद होगा, मुंबई में एक मैसिव पावर ब्लैकआउट हुआ था, वहां पे पावर ग्रिड शट डाउन हो गया था। यहाँ पे ये सस्पेक्ट किया गया था कि चाइनीज, इट वाज सस्पेक्टेड दैट चाइनीज और चाइना बैक्ड हैकर्स, जिनका नाम था रेड एको ग्रुप, इन्होंने इंडिया के पावर ग्रिड को इन्फिल्ट्रेट किया है और उसे हैक करके शटडाउन ट्रिगर किया था। इसके साथ साथ एपीटी याद करो, ये साइबर स्पाइनेस के लिए यूज होता है, हमने ऑलरेडी ये देखा था पहले। एपीटी स्टैंड्स फॉर एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, ऑलरेडी पीछे की स्लाइड में ये हम पढ़ चुके हैं। तो पाकिस्तान अलाइंड ग्रुप्स लाइक एपीटी 36, ये भारत की डिफेंस पर्सनल को टारगेट करते हैं, उनको फिशिंग ईमेल्स भेजते हैं, मैलवेयर्स भेजते हैं, जिससे उनके थ्रू वो डेटा स्टील कर पाए, डेटा चुरा पाए। इसके अलावा एक मेजर अटैक 2019 में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हुआ था, जहां पे एक सस्पेक्टेड मैलवेयर इंट्रूजन था। और यहाँ पे ये बाद में हमें पता चला था कि नॉर्थ कोरिया का एक लेजारस ग्रुप है, इसने यहाँ पे अटैक किया था। इसके अलावा वानाक्राई अटैक 2017 एंड नॉटपेटिया मैलवेयर अटैक, ये एक रैंसमवेयर अटैक थे इंडिया में, जिन्होंने भारत के टेलीकॉम और गवर्नमेंट सिस्टम को डिस्टर्ब किया था। ये सारे अटैक, इनको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ये अटैक किस तरह के अटैक थे, ये आप समझ लो और इसका एग्जाम्पल जरूर लिखना जब भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए। आगे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हमने सब ये समझ लिया कि साइबर स्पेस होता क्या है, वो एक फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर है। कैसे वो फिफ्थ डोमेन बना, इसके बारे में हमने जाना। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, किस किस तरह के साइबर थ्रेट्स होते हैं हमारे लिए साइबर, फिर उन थ्रेट्स के मोटिव के बेसिस पे कितने तरह का साइबर अटैक होता है, जैसे कि स्पाइनेज, वॉरफेयर, क्राइम, ये सब हमने समझ लिया। साइबर स्पेस को डिफेंड करना क्यों डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, वो समझ लिया। मेजर अटैक्स देख लिया। आगे बात करेंगे अब कि इन सब अटैक्स से बचने के लिए भारत ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। तो यहाँ फिर से आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, इंडिया साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को मैंने 6 मेजर हेड्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह से डिवाइड करने से आपके लिए इसे याद करना और एग्जामिनर के आगे प्रेजेंट करना पॉइंट वाइज तरीके से बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क की। इसका मतलब है भारत की साइबर सुरक्षा की नींव है इसका कानूनी और नीति ढांचा, यानी कौन कौन से लॉज और पॉलिसीज भारत को साइबर थ्रेट से लीगली बचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है आईटी एक्ट। याद करो, हमने आज की ही क्लास में पहले डिस्कस किया था कि कैसे कारगिल वॉर के बाद भारत की आंखें खुली, भारत ने इस पर फोकस किया और साइबर सिक्योरिटी को सीरियसली लिया। उस समय 2000 में आईटी एक्ट बनाया गया था। देखो, हम जब भी हमारे लिए आईटी एक्ट की बात हो तो वहां ये सारी चीजें जरूर लिखना कि इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट, डेटा ब्रीच, साइबर टेररिज्म, इस तरह की चीजों को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ इसके स्पेसिफिक सेक्शंस में ऑथोरिटीज को एम्पावर किया गया है कि वो कंटेंट को ब्लॉक करें, इंटरसेप्ट करें। एग्जाम्पल के लिए सेक्शन 66 है इसका, सेक्शन 66, इसमें अनऑथराइज एक्सेस की बात की गई है। 66F है,
यहाँ पे साइबर टेररिज्म की बात की गई है। 67 है, यहाँ पर बात की गई है पब्लिशिंग ऑब्सीन कंटेंट ऑनलाइन। देखो ये सारे सेक्शंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो सेक्शन एग्जाम्पल के लिए रख लेना एग्जाम में। जैसे 66F याद कर लिया साइबर टेररिज्म है, 67 याद कर लिया पब्लिशिंग ऑब्सीन कंटेंट ऑनलाइन, एनफ है, इतना एग्जाम्पल आपने याद करके वहां लिख दिया। आपको पूरा IT एक्ट वहां पर इन्फोर्स नहीं करवाना, उसे पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये पॉसिबल है। अब 66F में जब मैं बोल रहा हूं कि साइबर टेररिज्म है, तो यदि कोई गवर्नमेंट साइट हैक करता है तो सेक्शन 66F के तहत उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की यहां तक की सजा हो सकती है। तो इस तरह के प्रोविजंस IT एक्ट में लाए गए थे। इसके बाद समय बीतता जाता है और 2013 में भारत पहली बार एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी सामने लेकर आता है। भारत की पहली डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी थी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि क्रिटिकल जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे प्रोटेक्ट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि हमारे लोगों को तैयार करना, इस काबिल बनाना कि वो साइबर थ्रेट्स को डील कर सकें। साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके उनकी मदद से उनकी एक्सपर्टीज को एक्सप्लॉइट करते हुए साइबर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करना। अब आज के समय में ये साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो 2013 में आई थी, ये भी आउटडेटेड हो गई है और अभी इंडिया एक अपडेटेड नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 में बनाने की कोशिश कर रहा है और ये काम बहुत पहले से चल रहा है। इसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी, इस तरह की चीजों पे फोकस किया जा रहा है और इन सबको इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। अब देखो ये जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस AI और सोशल मीडिया, ये किस तरह से हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है, AI एंड सोशल मीडिया। इस पर अगले क्लास में मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जहां पर AI और सोशल मीडिया पर डेडिकेटेडली मैं चर्चा करूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये आपके UPSC के लिए प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो लेगेसी एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क की हमने बात कर ली, ये वाला हमारा काम हो गया। नंबर 2 पर है हमारे लिए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन भारत ने बनाए हैं जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आप कितने भी लॉज बना लो, लेकिन किसी भी पॉलिसी को प्रभावशाली बनाने के लिए इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ही जरूरी है। भारत ने भी एक मल्टी लेयर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया है जो साइबर थ्रेट्स को डिटेक्ट करने, रिस्पॉन्ड करने और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है। अब इसमें पहला है सर्ट यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। जहां भी देश में अगर पहले कहीं साइबर हमला होता है तो ये सर्ट जो है ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2004 में। CERT ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना। CERT is the nodal agency for responding to computer security incidents across the country। कहीं भी होता है तो ये CERT is the nodal agency। साथ ही साथ ये CERT एक साइबर स्वच्छता केंद्र भी चलाता है जिसका काम है malware removal and has authority to collect threat intelligence। कौन सा थ्रेट? साइबर थ्रेट। तो जब अभी हमने डिस्कस किया था कि एम्स में एक साइबर अटैक हुआ था, रैंसमवेयर अटैक हुआ था स्पेसिफिकली, तो उस समय CERT ने बहुत स्पेशल रोल वहां पे प्ले किया था और वहां डेटा रिकवरी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। इसे 2014 में बनाया गया था। इसका रोल क्या है? नोडल एजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिया क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? पावर एंड एनर्जी। क्यों? पावर ग्रिड अगर ठप कर दिया जाए पूरा देश अंधेरा हो जाएगा, कहीं पे बिजली नहीं, इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है देश में, आप सोचो। बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट, स्ट्रेटेजिक एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। अब पब्लिक डिफेंस इंटरप्राइजेज जैसे हैं BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, HAL या फिर DRDO जैसी जगह है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन सब पर अगर साइबर थ्रेट होता है, साइबर हमला होता है, तो यहाँ पर ये NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इसका रोल है इसे प्रोटेक्ट करना। CERT ऑलरेडी था, लेकिन यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिफरेंशिएट किया कि भाई ये जो फील्ड्स हैं, पावर, एनर्जी, बैंकिंग एक्सेट्रा, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनके लिए हमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन चाहिए, इसलिए NCIIPC बनाया गया। इसके बाद एक अलग सा ऑफिस बनाया गया जिसे नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटर कहते हैं। जो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटर होता है ना, वो PMO के अधीन होता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अधीन। नेशनल साइबर पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना, ग्लोबल साइबर डिप्लोमेसी को शेप करना, ये सारा काम साइबर कोऑर्डिनेटर का होता है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटर का। और ध्यान रखना ये PMO ऑफिस में काम करता है, उसके अंदर काम करता है।
तो अभी इंडिया और यूएस के बीच जो साइबर डायलॉग हो रहा है उसमें इस साइबर कोऑर्डिनेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की। अगला हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है डिफेंस साइबर एजेंसी। इसे 2019 में स्थापित किया गया। अब ये आर्म फोर्सेस के लिए डेडिकेटेड साइबर विंग है। अब तीनों ही आर्म फोर्सेस से ऐसे लोग जो साइबर फील्ड में टैलेंटेड हैं उनको पूल करके इस एजेंसी में भर्ती किया जा रहा है और इससे इंडियन आर्म फोर्सेस की ऑफेंसिव और डिफेंसिव साइबर एक्टिविटी को मजबूती प्रदान की जा रही है। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर हमारे लिए सेक्टोरल सर्ट। देखो एक सर्ट के बारे में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया था, कम इमरजेंसी रिस्पांस टीम, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए अलग अलग सर्ट बनाए गए, जैसे सर्ट फॉर फाइनेंस, इट स्पेशलाइजेज इन डोमेन स्पेसिफिक थ्रेट्स एंड इनहैंस प्रोटेक्शन। अब फाइनेंस के लिए जो सर्ट है उसको फाइनेंस रिलेटेड साइबर थ्रेट्स के बारे में स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज होता है। तो इस तरह के सेक्टोरल सर्ट्स बनाए गए हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2018 में एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी लॉन्च किया था। इसने एक साइबर क्राइम पोर्टल लॉन्च किया, cybercrime.gov.in। यहाँ पर आपके साथ जो भी साइबर क्राइम अगर कभी हुआ है तो वो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिजिटल फॉरेंसिक लैब। पुलिस को स्पेसिफिकली साइबर थ्रेट्स को कैसे डील करना है इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। एंड ऑल दिस इज इंक्लूडेड इन दिस साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। देन कम्स नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये 2017 से काम पे लगा हुआ है, 2017 से ये काम पर है और इसका काम है पूरे देश में इवन सोशल मीडिया पोस्ट पे जो एक्टिविटी चल रही है उसको मॉनिटर करना और साइबर थ्रेट को गॉज करना, पता लगाना है कि अभी साइबर थ्रेट का हमारे यहाँ क्या लेवल है, थ्रेट परसेप्शन क्या है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन इंस्टीट्यूशन, ये जो भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने अभी बात की, इनको कामयाब बनाने के लिए जनता की समझ और योगदान भी जरूरी है और इसके लिए जरूरत है अवेयरनेस और ट्रेनिंग की। इसीलिए हमारा जो तीसरा मेजर था, अगर आपको ये स्लाइड याद होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस, ये भी जरूरी हो जाता है। तो बात कर लेते हैं कि सरकार ऐसे कौन कौन से स्टेप्स ले रही है कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। देखो इसको बहुत डिटेल में एक एक चीजें याद करने की यहाँ जरूरत नहीं है, पर आप ध्यान देना है कि जो भी लीगल मेजर्स हैं उनको मजबूत करने के लिए इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। तो हमने लीगल मेजर देख लिया, इंस्टीट्यूशंस देख लिया। इंस्टीट्यूशंस को भी सही से काम करने के लिए पब्लिक में अवेयरनेस तो होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग तो की जानी चाहिए। तो अगला मेजर है हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस। तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए भारत सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, जिसमें पहला है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। It was launched in 2018 to raise awareness about cyber hygiene across government departments। भारत सरकार के जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें साइबर हाइजीन यानी कि किस तरह की प्रैक्टिसेस हम फॉलो करें कि हम साइबर अटैक से बच सकते हैं, ये सारे वहां पर प्रोपेगेट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। और एक स्पेशल चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सीसो, इसको वहां पर बिठाया गया है और इनका काम है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके साइबर प्रिपेयर्डनेस को रिव्यू करना और उनको ट्रेन करना कि भाई ये एक्टिविटी आप करो जिससे आप सेफ रहोगे, या ये एक्टिविटी नहीं करो। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस, ये एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को ट्रेन किया गया है साइबर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए। साथ ही साथ जो भारत सरकार है वो एक ट्विटर हैंडल भी रन कर रही है, साइबर दोस्त करके। यहाँ पर ये आम सिटीजन जो हैं उनके लिए लगातार साइबर सिक्योरिटी के टिप्स पोस्ट करती रहती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अवेयरनेस तब और कारगर होती है जब उसकी टेस्टिंग भी हो। अब जानते हैं भारत कैसे ड्रिल्स और एक्सरसाइज के जरिए साइबर रेडीनेस को वैलिडेट करता है। तो जानते हैं चौथा हमारा क्या पॉइंट है साइबर थ्रेट से लड़ने के लिए भारत सरकार ने जो उठाया है, जो हमने चौथा अपना सब हेड डिवाइड किया था, साइबर डिफेंस एक्सरसाइजेज। ये सारा बेकार हो जाएगा अगर आप अपने हथियार को पहना नहीं करते रहोगे। तो ये हथियार पहना करने की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री एजेंसीज दोनों ही साइबर ड्रिल्स करते रहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस तरह की कोई चीज आपको लिखनी पड़ती है एग्जाम में, तो वहां आप सर्ट का एग्जाम्पल लिख सकते हो कि इट ऑर्गेनाइजेज एनुअल साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान ड्रिल्स वेयर क्रिटिकल सेक्टर कंपनीज पार्टिसिपेट इन सिमुलेटेड साइबर अटैक सिनेरियोज। अब ये सिमुलेटेड साइबर अटैक सिनेरियोज में साइबर अटैक सिमुलेट कर दिया, उससे कैसे निपटना है इसकी लाइव ट्रेनिंग, लाइव ड्रिल वहां पे चलता रहता है। अब बात कर लेते हैं अगले सब हेड की हमारी, जो
साइबर थ्रेट से लड़ने के लिए सरकार ने उठाया है, वो है रेगुलेटरी मेजर फॉर प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर कमजोर हो तो पूरी साइबर वॉल कमजोर हो जाती है। अब देखते हैं कि निजी कंपनियों के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं। अब आपके लिए आपके सामने यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल तो लिख रखे हैं, सेबी और आरबीआई का, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको कुछ और चीजें भी यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, प्राइवेट कंपनी चाहे वो बैंक हो, टेलीकॉम हो या स्टार्टअप हो, ये भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का बैकबोन होते हैं। अगर ये सिक्योर नहीं होंगे तो नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसलिए सरकार ने इनके लिए स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस और कॉम्प्लायंस रूल्स बनाए हैं। एग्जाम्पल के लिए सेबी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2024 में अपडेट किया गया था, 23-24 में इसे अपडेट किया गया था, और इसके की फीचर्स हैं थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम, मैंडेटरी ऑडिट ट्रेल्स, इंसिडेंट रिपोर्टिंग विद इन 6 आवर्स। अब स्टॉक ब्रोकर्स को मंथली साइबर हाइजीन स्टेटस सेबी को भेजना होगा। इसके साथ साथ आरबीआई ने भी 2016 के बाद से ऐसे रूल्स अप्लाई किए हैं, जहां बैंक और एनबीएफसी के लिए साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे चीजें यहाँ पे लाई गई हैं। अब यूपीआई में फ्रॉड हो रहे थे, जब से हमारे यहाँ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस चालू किया गया, इसमें फ्रॉड हो रहे थे। इसके बाद इसमें भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करवा दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल डीपीडीपी एक्ट 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। इसमें कंपनीज को यूजर कंसेंट बेस्ड डेटा कलेक्शन का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ डेटा ब्रीच की स्थिति में इसमें भारी पेनल्टी का भी प्रावधान है। लेकिन भारत अकेला नहीं लड़ सकता। अब ध्यान दो कि भारत पूरी साइबर स्पेस के बारे में हमने बात की थी कि ये ग्लोबल इन्वायरमेंट है, यहाँ पर भारत अकेला नहीं लड़ सकता। क्रॉस बॉर्डर साइबर थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए जरूरत है अंतरराष्ट्रीय सहयोग की। तो चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल पार्टनरशिप की ओर और देखते हैं कि छठा जो हमारा सब हेड है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वहां पे भारत क्या क्या कर रहा है। तो जैसा कि आप जानते हो कि साइबर थ्रेट की कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं हो सकती। किसी भी दूसरे देश में बैठा हुआ एक हैकर भारत के पावर ग्रिड को टारगेट कर सकता है। इसलिए भारत ने इंटरनेशनल साइबर कोऑपरेशन को अपनी पॉलिसी का मुख्य हिस्सा बना लिया है और भारत ने कई देशों के साथ साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के लिए एमओयू साइन किए हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें यूएसए के साथ साइबर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2016 में साइन किया गया है। इजराइल के साथ साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस वार्निंग का एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब के साथ भारत लगातार साइबर ड्रिल्स करता रहता है। यहाँ अगर आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल रीसेंट लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो कि इन जनवरी 25 इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स साइंड एमओयू टू एनहांस कोऑपरेशन इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो ये 2025 का इंडो यूएसए ये साइबर एग्रीमेंट जो है, इसके बारे में आप एग्जांपल दे सकते हैं। अब जब हमने पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस और अवेयरनेस, ग्लोबल पार्टनरशिप, इन सब की बात कर ली है, तो इस समय अब इस डिस्कशन को यहीं रैप करते हैं और एक बार देख लेते हैं कि रीसेंट डेवलपमेंट्स जो अभी अभी हाल फिलहाल में भारत में हुए हैं, वो क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं इस साइबर थ्रेट से निपटने के लिए। तो एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम रोल आउट हुआ है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये 2023 में बनाया गया और अब सरकार इसके रूल्स बना रही है जिससे इसे इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी। इंडो यूएस कोऑपरेशन ऑन साइबर क्राइम, 17 जनवरी 2025 को ये एमओयू साइन किया गया है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 31 जनवरी 2025 को भारत की प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने साइबर थ्रेट्स और साइबर क्राइम को हाईलाइट करता हुआ एक स्पीच दिया था, जिसमें स्पेशल फोकस उन्होंने किया था डीप फेक पे। किस तरह से एक ऐसी वीडियो आती है जो आपको साफ साफ दिख के लगेगा कि ये तो भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, पर हालांकि वो प्रधानमंत्री होते नहीं, उनके जैसा दिखने वाला एक एआई जनरेटेड वीडियो होता है वो। 9 अप्रैल 2025 को एक निप्पॉन म्यूचुअल फंड पे बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इसकी सारी सर्विस ऑफलाइन हो गई थी और कई दिनों तक ये सर्विस ऑफलाइन हुई थी। साथ ही साथ एक चीज आप और ध्यान रखना कि 2025 में जो बजट आया था, दिस ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी, एलोकेटिंग फंड्स फॉर एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल साइबर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। तो ये थे भारत के रिसेंट डेवलपमेंट साइबर सिक्योरिटीज में। तो आज की वीडियो में हमने साइबर स्पेस को समझ लिया, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है समझ लिया, किस किस तरह के अटैक्स होते हैं समझ लिया, उन अटैक्स के मोटिव के बेसिस पर किस किस तरह के साइबर थ्रेट्स होते हैं उनको भी समझा था, जहां हमने साइबर वॉर, क्राइम, स्पाइनेज वगैरह जैसी चीजें देखी थी। बाद में हमने भारत सरकार इससे कैसे निपट रही है वो सारी चीजें
देख ली। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे शॉकिंग साइबर थ्रेट कौन सा लगा जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, या इसके अलावा आपको अगर कुछ और पता हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा साइबर थ्रेट आपको, साइबर अटैक आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा था। और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला वीडियो होगा सोशल मीडिया और एआई थ्रेट्स पर। धीरे धीरे विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स ये पूरा इंटरनल सिक्योरिटी यूपीएससी जीएस3 का प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सारे टॉपिक्स मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगले सोशल मीडिया और एआई थ्रेड्स के क्लास पे। तब तक आज के क्लास को आप रिवाइज करो और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो पहले के साल में आए हैं उसे लिखने की कोशिश करो। जय हिंद।